10 जून 1973, एक दिन जो नेपाल और भारत के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में दर्ज हुआ। रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक 19 सीटर पैसेंजर विमान, जिसमें 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर थे, विराटनगर से काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। यह उड़ान किसी सामान्य उड़ान की तरह प्रतीत हो रही थी, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि कुछ मिनटों बाद विमान में जो कुछ होने वाला था वह इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। इस विमान में बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री माला सिन्हा भी सवार थीं, जिनका उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक विशेष स्थान था। विमान के उड़ान भरने के बाद कुछ मिनट ही बीते थे कि अचानक 3 यात्री अपनी सीटों से उठकर कॉकपिट में पहुंच गए। उन्होंने पायलट के सिर पर पिस्टल तान दी और एक अन्य यात्री ने हाथ में जिंदा हैंड ग्रेनेड लेकर सबको धमकाना शुरू कर दिया। यात्रियों को धमकी दी गई कि यदि किसी ने भी चुपके से कुछ करने की कोशिश की तो सबको मार डाला जाएगा। हाईजैकर्स ने पायलट को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया था। पायलट की स्थिति ऐसी थी कि उसे उनकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही हाईजैकर्स ने कागज के एक टुकड़े पर बने नक्शे की ओर इशारा किया और विमान को उस नक्शे के अनुसार उड़ाने की मांग की। यह नक्शा विराटनगर से काठमांडू जाने के रास्ते को मोड़ते हुए बिहार के फारबिसगंज की ओर था। जाहिर है, यात्रियों के लिए यह स्थिति बेहद भयावह थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस हाईजैकिंग का उद्देश्य क्या था। हालांकि जब विमान को फारबिसगंज की ओर मोड़ा गया तो वहां के आसमान में एक अनोखी घटना घटी। विमान की लैंडिंग का उद्देश्य अब स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि हाईजैकर्स की अगली मांग थी कि विमान को एक घास से भरे मैदान में उतारना होगा। जब पायलट ने इस बारे में आपत्ति जताई और बताया कि ऐसी लैंडिंग से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, तो हाईजैकर्स ने इसे अनदेखा किया और अपने रास्ते पर अड़े रहे। किसी तरह से विमान को एक घास के मैदान में उतार लिया गया। इसके बाद कुछ लोग तेजी से दौड़ते हुए विमान के पास पहुंचे और 3 भारी बक्से उतारकर एक जीप में रख लिए। हाईजैकर्स ने बक्सों को लेकर तत्काल वहां से फरार हो गए। हालांकि यात्रियों और क्रू मेंबर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन विमान अपहरण का उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका था। यह चोरी कोई सामान्य चोरी नहीं थी, बल्कि यह नेपाल सरकार से जुड़ी एक बड़ी वित्तीय योजना से संबंधित थी। 3 बक्सों में कुल 30 लाख भारतीय रुपये थे, जो भारत से नेपाल के राष्ट्रीय बैंक में भेजे जा रहे थे। इस पैसे का उद्देश्य नेपाल के राष्ट्रीय बैंक में जमा करना था, लेकिन हाईजैकर्स ने इसे लूट लिया। यह नेपाल के इतिहास का पहला हाईजैकिंग और सबसे बड़ी चोरी की घटना थी। इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत नेपाल और भारत दोनों देशों में एक साथ हुई। शुरुआत में नेपाल पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन भारतीय पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि इस कांड के पीछे नेपाल कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे और इसकी मास्टरमाइंड गिरिजा प्रसाद कोइराला थे। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे और उनकी भूमिका इस कांड में अहम थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन चल रहा था और इसे बढ़ावा देने के लिए गिरिजा ने यह कदम उठाया। गिरिजा के पास धन की कमी थी और इसीलिए उन्होंने इस पैसे को लूटने की योजना बनाई थी। इस घटना में दुर्गा सुवेदी और नागेंद्र प्रसाद धूमिल जैसे व्यक्ति भी शामिल थे, जो नेपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला से मिलकर यह योजना बनाई कि नेपाल सरकार का पैसा लूटने से उनकी राजनीतिक गतिविधियों को बल मिलेगा। हाईजैकिंग के बाद यह पैसे दार्जिलिंग, बनारस और मुंबई होते हुए नेपाल के नेताओं तक पहुंचाए गए। यह पैसे नेपाल में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इन पैसों का उपयोग नेपाल में हथियार खरीदने और आंदोलन को फंडिंग देने के लिए किया गया था। गिरिजा प्रसाद कोइराला के साथ साथ चक्र प्रसाद बस ओला और अन्य नेताओं ने भी इस पैसे का इस्तेमाल किया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस पैसे के उपयोग में गड़बड़ियां सामने आने लगीं। कुछ लोगों ने इसे व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए भी लिया और कई नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया। हाईजैकिंग के बाद भारतीय पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और बहुत जल्द ही अधिकांश अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो इस कांड के मास्टरमाइंड थे, को गिरफ्तार किया गया और उन्हें सजा दी गई। हालांकि
उन्हें 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के बाद धीरे धीरे रिहा कर दिया गया। गिरिजा प्रसाद कोइराला के अलावा अन्य कई नेता भी गिरफ्तार किए गए, लेकिन पैसे की वसूली में सफलता नहीं मिली क्योंकि पैसे पहले ही ठिकाने लगा दिए गए थे। इस घटना के कुछ सालों बाद नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई। गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि किस तरह एक विमान अपहरण ने न केवल एक वित्तीय योजना को सफल बनाया बल्कि राजनीतिक बदलाव की नींव भी रखी। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कई बार नियुक्त हुए। उन्होंने 1991 से 1994 तक, फिर 1998 से 1999 तक और फिर 2002 से 2006 तक नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में राजनीतिक बदलावों का दौर आया और नेपाल में राजशाही का अंत हुआ। यह घटना केवल एक विमान अपहरण नहीं थी, बल्कि इसके पीछे नेपाल में लोकतंत्र की वापसी और राजनीतिक संघर्ष की एक बड़ी कहानी छिपी हुई थी। इस कांड के दोषियों ने न केवल पैसे की चोरी की, बल्कि नेपाल की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए इसे इस्तेमाल किया और इसके परिणाम स्वरूप नेपाल में लोकतंत्र की वापसी और एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी गई। गिरिजा प्रसाद कोइराला और उनके साथियों की भूमिका इस घटनाक्रम में महत्वपूर्ण थी और उनका राजनीतिक जीवन इस विमान अपहरण कांड से गहरे तरीके से जुड़ा हुआ था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय योजनाओं और संघर्षों की आवश्यकता होती है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।